Hello students, welcome back. We are discussing class 9 physics chapter number 4 dynamics part 2. तो आज की वीडियो में जो हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो एमसीक्यूज नंबर 1 इज a seesaw balances perfectly with two children of equal weights. एक सीसा है, झूला है, जो हम बचपन में अक्सर झूला करते थे। इस तरह से होता है कि एक फलक्रम के एक मिड पॉइंट के बिटवीन में ऐसा एक झूला होता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है और यहाँ पे, और हम इन हैंडल्स के इस तरफ और उस तरफ बैठ जाते हैं। सही। अब कह रहे हैं कि वो दो बच्चे जो इक्वल सिटिंग पे बैठे, यानी इस फलक्रम के मिड पॉइंट से बिल्कुल दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए हैं, एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द फलक्रम। इफ वन चाइल्ड मूव्स क्लोजर टू द फलक्रम, अगर इन दोनों बच्चों में से एक बच्चा क्या हो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे से दोनों मिड पॉइंट से आगे की तरफ मूव हो जाए, ऐसे करके ऐसे आगे आ जाए, तो क्या होगा? तो ये फलक्रम किस तरफ डिप होगा, किस तरफ गिरेगा, इस तरफ या फिर इस तरफ? ऑब्वियसली जब ये बच्चा आगे जाएगा तो इस तरफ गिरेगा ये फलक्रम, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मोमेंट आर्म कम हो गई, जो बच्चे का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। डिस्टेंस कम होने की वजह से टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे वही टॉर्क है जो पहले से था, तो यहाँ पे पहले वाला टॉर्क इस वाले टॉर्क के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा, तो वो इस तरफ ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो हम लिखे इसका ऑप्शन है द सीसा रिमेन बैलेंस, नहीं बैलेंस तो नहीं रहेगा। द सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु मूव क्लोजर, सीसा उस बच्चे की तरफ गिरेगा जो करीब आए, नहीं उसकी तरफ तो नहीं गिरेगा। द सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे, क्या उसकी तरफ सीसा गिरेगा जहां जो बच्चा जो अपनी जगह में रुका हुआ है उस तरफ टिप होगा, या उसी तरफ टिप होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 2. When line of action of the applied force passes through its pivot point, then moment of force acting on the bodies. बोल रहे हैं कि अगर फोर्स पिवट पॉइंट पे लगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, यानी टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक दरवाजा है, वो दरवाजे के ये वो फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिसके अराउंड में डोर जो है ना ऐसे मूव करता है, तो इसको बोलते हैं पिवट, फिक्स पॉइंट को। अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं, इस तरफ खोलूं तो दरवाजा इस तरफ बाहर की तरफ आएगा, ये पुश करूं तो उस तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं पिवट के ऊपर, तो क्या डोर मूव करेगा? नहीं, कहीं भी मूव नहीं करेगा। जब भी हम पिवट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का मोमेंट फोर्स जीरो हो जाता है, तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो हो जाएगा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, और मूव करे यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ, देन टॉर्क ऑन द बॉडी विल बी, तो बॉडी के ऊपर टॉर्क क्या होगा? अच्छा, पहले फर्स्ट कंडीशन से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रुकी हुई है, तो उसमें क्या टॉर्क होगा? टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा? टर्न होगा वो? नहीं, रुकी हुई चीज में टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं, तो टॉर्क जीरो होगा ऑब्वियसली। तो इसका ऑप्शन जीरो है। और यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ जो कोई चीज रोटेट कर रही है, घूम रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तब भी टॉर्क जीरो होता है, तो जीरो आंसर है। A body in equilibrium must not have, कोई बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है उसका नहीं होना चाहिए क्या? स्पीड नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। इक्विलिब्रियम किस पोजीशन को कहते हैं? अगर कोई भी फिजिकल स्टेट अपनी स्टेट को मेंटेन रखे, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, तब भी हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में, जैसे फैन वगैरह हो गया। सही, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पर है। सही। अब वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे होने के लिए फर्स्ट कंडीशन रेस्ट पे हो बॉडी, तो अगर रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, रेस्ट में है तो कोई वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ तो बोल रहे हैं स्पीड, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये तो नहीं, वेलोसिटी तो है ही नहीं। अब वेलोसिटी नहीं है, इट मीन एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, रुकी हुई, तो एक्सेलरेशन नहीं है। सही। ऐसी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है, सेम स्पीड के साथ, तो स्पीड में तो चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी वहां एक्सेलरेशन नहीं है, तो मस्ट नॉट हैव एक्सेलरेशन। अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग फैन, अभी फैन की बात कर रहे हैं, दोबारा यहाँ फैन की एग्जांपल आ गई। एक रोटेटिंग फैन है यूनिफॉर्म, इज सेड टू बी इन, वो किस में होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, बोथ इन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, या फिर नॉट इन इक्विलिब्रियम में। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रुकी हुई चीजों को, जो रेस्ट में बॉडी से उनको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो फैन तो मूव करे, स्टैटिक में तो नहीं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यस, फैन क्योंकि
सेम वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म रोटेटिंग फैन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पर है। जब भी कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो इक्विलिब्रियम पर होगा, और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ 6, you throw a weighted fishing net into a calm lake। एक ठहरे हुए झील में आप एक भारी जो है मछली पकड़ने वाला जाल फेंकते हैं। As the net sinks, और जैसे वो जाल डूबता है, it opens fully under water spreading out its mesh evenly। जैसे तो वो डूबता है वो पूरा खुलते चले जाता है पानी के अंदर इक्वली। Compared to the moment it left your hand, जैसे ही आपको कंपेयर करो, जैसे ही वो आपके हाथ से छूटा, वेयर इज द नेट सेंटर ऑफ मास नाउ। अब नेट का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? पहले जब आपके हाथ में था तब सेंटर ऑफ मास, और अब सेंटर ऑफ मास जो लेक के अंदर है कहां पर है? हायर इन द वाटर कॉलम, वाटर में ज्यादा है उसका सेंटर ऑफ मास। लोअर इन द वाटर कॉलम, या फिर वाटर पे उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कम हो गया। एट द सेम डेप्थ बट स्लाइटली शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली, जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम ही रहा लेकिन बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अनचेंज फ्रॉम इट्स पोजीशन व्हेन थ्रोन, या फिर वैसे का वैसे ही रहा, चेंज नहीं हुआ। तो जब भी हम पानी में कोई भी जाल वगैरह वाटर के ऊपर थ्रो करते हैं, नेट करते हैं, सही है, मान लीजिए एक नेट है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां पे सारा वेट लाई कर रहा होता है, सही, तो वो थोड़ा सा पानी के अंदर आकर के ऐसा डूबेगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सही। तो लोअर इन इट्स वाटर कॉलम, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? पानी में कम होगा। ऑप्शन बी। अ टाइट रोप वॉकर इज कैरिंग अ लॉन्ग पोल, एक रस्सी में चलने वाला आदमी है। टाइट रोप मतलब एक बिल्कुल खिंची हुई रस्सी है जिसमें एक आदमी चल रहा है। वॉकर अलोंग अ लॉन्ग पोल, और एक बड़ा सा पोल उसने हाथ में लिया हुआ है। मान लो ये रस्सी है, यहाँ पे वो आदमी और इसने एक बड़ा सा पोल हाथ पे रखा हुआ है, सही। While walking across a rock, the stability of the walker is affected if the pole is, स्टेबिलिटी, ये जो चल रहा ऊपर उसके जो खड़ा रहना, स्टेबल रहना इफेक्ट होगी अगर पोल क्या हो? लॉन्ग एंड प्लेस वर्टिकली, अगर पोल लंबा हो, पोल भी बड़ा हो और वर्टिकली प्लेस हो, मतलब ऐसे प्लेस, वर्टिकली मतलब सीधा, तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। लॉन्ग इन प्लेस हॉरिजॉन्टली, बड़ा हो और हॉरिजॉन्टली प्लेस हो, ऐसे बिल्कुल इस तरह से हो, जैसे ये ऐसे पकड़ा हो, हॉरिजॉन्टली हो, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टली हो, बड़ा हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग इन प्लेस हॉरिजॉन्टली, बाकी दोनों शॉर्ट इन प्लेस वर्टिकली, शॉर्ट इन प्लेस हॉरिजॉन्टली आर नॉट। MCQ 8, it is more difficult to walk on a slippery surface than on a non-slippery one because of, स्लिपरी सरफेस में चलना बहुत मुश्किल होता है जहां पे फ्रिक्शन कम होती है, जैसे ऑयल वगैरह कहीं गिरा हो तो उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा टाइल्स के ऊपर चलना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द फ्लोर, तो या फिर रोड के ऊपर या सीमेंट के ऊपर एज कम्पेयर टू नॉन स्लिपरी सरफेस। तो क्यों बोल रहे हैं? रिड्यूस फ्रिक्शन जो है ना, द मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी सरफेस, स्लिपरी सरफेस में चलना मुश्किल होता है, किस वजह से? उसमें फ्रिक्शन कम होती है, ज्यादा फ्रिक्शन होती है, इंक्रीज फ्रिक्शन की वजह से, हाई ग्रिप की वजह से, या लोअर वेट की वजह से, इंक्रीज फ्रिक्शन की वजह से। इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी, सॉरी, रिड्यूस फ्रिक्शन की वजह से स्लिपरी सरफेस पे चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होती है, रिड्यूस फ्रिक्शन होती है, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ 9, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है जो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं जहां पे कोई बॉडी फ्री फॉलिंग मूवमेंट कर रहा हो या फिर किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो, तो जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही होगी। जैसे अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही है तो नीचे आते हुए एयर उसको रेजिस्ट कर रहा है, सही है, लेकिन एयर के रेजिस्ट करने के बावजूद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है, तो ऐसे उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, जीरो, या फिर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी बिल्कुल एक सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती उसमें, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज जीरो। 10, the correct order of comparison for the terminal speeds of a raindrop, snowflake and hailstone is,
कहते कि टर्मिनल वेलोसिटी का करेक्ट अगर हम कंपैरिजन करें किसके लिए, रेन ड्रॉप के लिए, बारिश का कतरा, स्नोफ्लेक बर्फ का एक पार्टिकल, एंड हेल स्टोन कहते हैं ओले को। तो आप खुद इमेजिन करें कि ओला भारी होगा, वाटर ड्रॉप भारी होगा, या फिर वो जो बर्फ पड़ी होती है तो आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं व्हाइट कलर के, वो भारी होंगे। ऑब्वियसली हेल सबसे ज्यादा भारी होगा, है ना, ओला सबसे भारी होगा, एंड देन पानी का जो कतरा है वो, फिर लास्ट में बर्फ। तो हमें बताने टर्मिनल वेलोसिटी का करेक्ट कंपैरिजन बताना है इन तीनों ऑप्शंस में से। अब टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है मास के ऊपर, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेन ड्रॉप ग्रेटर देन स्नोफ्लेक ग्रेटर देन हेलस्टोन, यानी रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद स्नोफ्लेक की, उसके बाद हेलस्टोन की। एंड देन बी में हैगा हेलस्टोन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हेलस्टोन सबसे भारी है तो इसकी की ज्यादा होनी चाहिए। एंड देन रेन ड्रॉप, और हेलस्टोन के बाद कम भारी रेन ड्रॉप है तो रेन ड्रॉप की स्पीड ज्यादा है। एंड देन स्नोफ्लॉक सबसे कम मास वाला तो उसकी सबसे कम टर्मिनल वेलोसिटी होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 you are trying to loosen a nut using a spanner। आप एक नट को लूज करना चाह रहे हैं, बहुत टाइट उसको लूज करना चाह रहे हैं स्पैनर से। स्पैनर बोलते हैं पाने से। आपने अक्सर मैकेनिक के पास देखा होगा, एक घर में भी कभी काम होता हुआ देखा होगा, तो एक नट वगैरह को खोलने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है उसको स्पैनर बोलते हैं। बट इट इज नॉट वर्किंग इन ऑर्डर टू ओपन द नट, लेकिन वो नट नहीं खुल रहा है। यू नीड टू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पैनर। स्पैनर, ये फॉर एग्जांपल ये स्पैनर है, सही, इतना से स्पैनर है, इससे आप कोशिश करोगे एक नट को खोलूं, ऐसे ऐसे नहीं खुल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या इस पाइप, इस जो स्पैनर है इस पे पाइप इंसर्ट करके इसका डिस्टेंस बड़ा करके कोशिश करने से खुलेगा? यूज ए स्पैनर ऑफ स्मॉल लेंथ, या फिर इससे भी छोटे लेंथ का कोई स्पैनर ले लूं उससे खुलेगा? यूज प्लास्टिक एंड स्पैनर, स्पैनर के साथ प्लास्टिक को यूज करके खुलेगा? टाई अ रोप विद स्पैनर, या फिर स्पैनर को एक धागे से या फिर रस्सी से बांध करके खुलेगा? तो इन सब में जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पैनर। जब हम स्पैनर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो बेसिकली मोमेंट आर्म बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो कम फोर्स पे ज्यादा डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से ओपन हो जाएगा। सही। The force that always changes direction of velocity and not magnitude is what? वो फोर्स जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को तो चेंज करती है लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शन? कोई ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसकी हर डायरेक्शन पे वेलोसिटी तो चेंज, डायरेक्शन तो चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे, बट वेलोसिटी सेम रहती है। तो सर्कुलर जब भी कोई बॉडी मूव करे तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सही। द रीजन दैट अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। क्या वजह है कि जब हम कोई टर्न वगैरह ले रहे होते हैं तो हम जब कार को घुमाते हैं तो हमें फील आता है कि हम इस तरफ बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरफ कार यूं घूम रही तो हमें इस तरफ पुश हो रहा होता है, कार भी थोड़ा सा इस तरफ हो जाती है। क्या रीजन है? द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से। रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, रोड और टायर के बिटवीन में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सही। या लेक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो ऑप्शन डी शुड, लेक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम कार को ऐसे टर्न कर देंगे किसी टर्न पे, तो ये मान लीजिए कार है ऐसे टर्न हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है और हम बाहर की तरफ फ्लर्ट कर रहे हैं, बाहर की तरफ ऐसा फील आ रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ हम कम फील करेंगे। सही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। नाउ दो एमसीक्यूज रह गए, लेट्स डू दैट। सो 14 एमसीक्यूज। अ कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड द परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है जैसे, और उसमें अगर कोई कार बिल्कुल एक स्टेडी स्पीड से फिक्स स्पीड के साथ मूव कर रही है तो द कार एक्सेलरेशन इज जीरो। तो कार की एक्सेलरेशन क्या जीरो होगी? ऑब्वियसली जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, चाहे सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, बिकॉज बार बार डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन जनरेट होती है। द नेट फोर्स ऑन द कार इज जीरो। तो क्या फोर्स, जो नेट फोर्स होगी वो कार में जीरो होगी। बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट आउटवर्ड।
क्या एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर की तरफ और नेट फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगी? बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट्स इनवर्ड, जबकि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों अंदर की तरफ लगेंगे। यस, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों फोर्स अंदर की तरफ लगेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ सैटेलाइट ऑफ मास m, एक सैटेलाइट है उसका मास m है, कोई एक सैटेलाइट है अपने पास ऐसे जिसका मास m है, इस रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड में ऐसे रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक में अर्थ के अराउंड अराउंड अर्थ विद एन ऑर्बिटल स्पीड v, इसकी जो स्पीड है इसको हम ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिट के अराउंड में मूव करते ऑर्बिटल स्पीड v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ मास ऑफ सैटेलाइट इज डबल, अब अगर इस सैटेलाइट का मास डबल कर दे, पहले इतनी थी थोड़ी बड़ी कर दी सैटेलाइट में, अगर हमने सैटेलाइट की मास को डबल कर दिया, इट्स ऑर्बिटल स्पीड विल बी, तो फिर उसकी ऑर्बिटल स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? डबल हो जाएगी, हाफ होगी, 1/4 होगी, या फिर सेम रहेगी? तो जरा चेक करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πr/t। तो आप समझ आ रहे हो ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले से, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करती है, कितना दूर है सैटेलाइट अर्थ से, और टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, और पाई तो कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी कोई मास नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मास पे जब डिपेंडेंट नहीं है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम ही रहेगी चाहे आप मास जितना भी बढ़ा दें। क्लियर? तो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हो गए हमारे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।